हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हमने स्टार्ट करना है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। हाँ जी, तो ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज और वी कैन से लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट और इनटू लो वोल्टेज हाई करंट एंड वाइस वर्सा। तो स्टूडेंट, ये एक सिंपल सा डिवाइस है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट। बेटा यहाँ पे अभी तक आपने जो पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था ना बेटा, उसमें क्या था? उसमें हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। तो बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या ये टर्म इसमें फिट बैठ रही है? क्या पोटेंशियल के बढ़ने से आई बढ़ रहा है? तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा सर। यहाँ पे तो आपने लिखा हाई वोल्टेज या लो करंट, और लो वोल्टेज के साथ हाई करंट है। तो बेटा यहाँ पे एक कंसेप्ट को याद रखना है कि पावर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं इसको। चश्मा पहनो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू वी आई होता है बेटा। तो बेटा इसमें देखो, पावर के फॉर्मूले में अगर V बढ़ रहा है तो अगर पावर फिक्स है, कांस्टेंट है, तो V बढ़ेगा तो I छोटा ही तो होगा। आया? हाँ, वेरी गुड। तो बेटा इसको लर्न करने का सिंपल वे, इट इज अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट इनटू लो वोल्टेज हाई करंट एंड वाइस वर्सा। समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या है, अब मैं अगर बात करूँ इसके प्रिंसिपल की, ठीक है, प्रिंसिपल। तो बेटा इसका प्रिंसिपल जो है ना, अगर मैं बेसिक से बात करवाऊँ आपको, तो बेटा ये ऐसे अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूँ, तो बेटा इसका प्रिंसिपल जो है ना, वो आप ऐसे करना। ये बेसिकली बेटा ये एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं ना, ऐसे डिवाइसेस पे ही लगता है बेटा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी डिवाइसेस पे लगता है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ ट्रांसफॉर्मर इज एसेंशियली एन एसी डिवाइस एंड एंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बेटा, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड, करंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को चेंज करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे करंट भेजा, तो बेटा यहाँ से जैसे जैसे हम करंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू को चेंज करेंगे, चेंज करना क्यों कि चेंज करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स लगाया हुआ होगा ना हमने, वो एसी सोर्स होगा बेटा। ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा, जैसे जैसे हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, करंट चेंज कर रहा है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस जो हमने पढ़ा हुआ है फैराडे के अकॉर्डिंग, और उसके करके यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा। अब ये सर्किट, ये जो कॉयल है, ये प्राइमरी कॉयल है, पीपी नाम दे दिया, और इस कॉयल को नाम दे दिया हमने सेकेंडरी कॉयल। तो प्राइमरी कॉयल के करके सेकेंडरी कॉयल में जो करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है बेटा, हमने इसका नाम क्या रखा था बेटा, इसी का तो प्रिंसिपल का नाम रखा था म्यूचुअल इंडक्शन बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन समझ आ रहा है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, दैट इज व्हेन मैग्नीट्यूड of current linked with one circuit changes and induced EMF is generated in the neighborhood ग्वांड में, सर्किट में। बस समझ आया बेटा? प्राइमरी कॉइल में अगर आप करंट की वैल्यू को वेरी करवा रहे हो, ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया बेटा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम डायरेक्ट करंट लगा देते
तो क्या डायरेक्ट करंट चेंज करता है? तो आंसर इज नो। अगर करंट चेंज नहीं करता तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज होती, तो बेटा नो। अगर लिंक नहीं होती तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, तो आंसर इज बेटा नो। तो इसका मतलब तभी हमने यहाँ पे ये लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में कि ये एसी डिवाइसेस के लिए ही एप्लीकेबल है बेटा। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन। तो बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखो आप, कंस्ट्रक्शन। तो बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो है वो कंस्ट्रक्शन का ही डायग्राम है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा कंस्ट्रक्शन में मैं एक और क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कॉयल ली हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। पहली है पीपी कॉयल, दूसरी है एसएस कॉयल, सौरव सर की कॉयल, ठीक है। तो पीपी कॉयल जो है वो क्या है, इसको हमने नाम दिया प्राइमरी कॉयल, ठीक है। और हमने सेम कोर के साथ इसको मतलब क्या किया है, वाउंड किया हुआ है दोनों को सेम कोर के साथ। एक को नाम दिया प्राइमरी कॉयल और दूसरे को नाम दिया सेकेंडरी कॉयल। पर बेटा यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, तो इसको आपने थ्योरी में अपने आप चिपका देना है। तो बेटा यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ थी वो क्या थी कि यहाँ पे देखो पीपी जो कॉयल है उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है और यहाँ पे जो है उसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। तो बेटा इस नंबर ऑफ टर्न्स की कहानी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं मिरर इमेज बना देता हूँ या कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम बना देता हूँ इसका। तो इसका अगर मैं कन्वेंशनल सर्किट डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। इफ दिस इज कॉल्ड द ईपी प्राइमरी सोर्स, ओके, टिंग एंड टिंग, और इसके बीच में मैं अगर यहाँ पे लैमिनेट करके इसके यहाँ पे एक और थोड़ा और इसको घुमा दो और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी। टिंग 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 टिंग। बेटा यहाँ पे ये है एनपी और ये है एनएस। तो यहाँ पे मैंने एनएस को ज़्यादा ही ऐसे कर दिया, तो इसके यहाँ पे ईएस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी करंट और यहाँ पे सेकेंडरी करंट। तो बेटा यहाँ पे देखो इसको मैंने ज़्यादा इस फॉर्म में किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे एनपी जो है नंबर ऑफ, इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, और एनएस जो है हेयर एनएस इज नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। इफ एनपी इज लेस देन एनएस, यहाँ पे एनपी जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से कम है, तो बेटा इसको हम कहते हैं स्टेप। ये क्या हुआ है बेटा, नंबर ऑफ प्राइमरी इज लेस देन सेकेंडरी या नंबर ऑफ सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो बेटा ये स्टेप अप हुआ है बेटा, यहाँ पे कम से ज़्यादा में बढ़ा है। तो इस टाइप के सर्किट को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब ये हुआ कम से ज़्यादा में बढ़ना, कम से ज़्यादा में बढ़ेंगे तो हम कह देंगे ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। समझ रहे बेटा। अब देखो उसी डायग्राम को देख के अगर मैं एक और डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूँ इस फॉर्म में, ये है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, ये लो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स एसी सोर्स के साथ, ठीक है। इसको नाम दे दिया ई प्राइमरी और यहाँ पे करंट आई प्राइमरी, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे एक लैमिनेशन की, और अब यहाँ पे आउटपुट है, इसको लोड लगा दो या ईएस लिख देते हैं सेकेंडरी में। तो बेटा यहाँ पे देखो ये लोड लगा होता है, बल्ब लगाओ या कुछ भी लगाओ वो ग्लो करेगा। बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी पूरा। यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स एनपी और यहाँ पे नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न एनएस। अब एनपी ग्रेटर देन एनएस है बेटा, अब ज़्यादा से कम में हो रहा है तो बेटा हम इसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जब नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अगर कम हो एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। अगर नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन है क्या है बेसिकली। तो बेटा ये अभी हम समझेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है बेटा जो हम लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज़ में लेके आते हैं, लार्ज डिस्टेंस के लिए बेटा। मतलब कि फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं बात करूं तो हमारे घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है तो वो कुछ 220 वोल्ट आता है बेटा।
जो हमारे वहाँ पे खंबे लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं बेटा, वहाँ से ये डोमेस्टिक, इसको मैं लिखता हूँ डी डोमेस्टिक, और ये घरों के पास का ट्रांसफार्मर। बेटा यहाँ पे जो डोमेस्टिक में हमें वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। क्या यहाँ पे भी 220 होगा बेटा? क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी 220 होगा कि नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे जो होता है वो 11,000 तक रहता है बेटा, 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट तक पहुँचना। तो बेटा ये क्या कर रहा है, 11,000 वोल्टेज को 200 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाला। तो बेटा ये तो ऐसे होगा कि यहाँ पे जो टर्न्स होंगी वो कैसी होंगी, अब आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे टर्न्स होंगी वो कैसी होंगी बेटा, तो यहाँ पे जो टर्न्स होंगी ना बेटा, क्योंकि ये छोटा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होंगे, यहाँ पे टर्न्स कम होंगे उसके कंपेरेटिवली, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा होगा वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, समझ रहे बेटा। बेटा लॉजिकली तो हम ऐसे ही समझते, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो सबसे पहले हम जनरेट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, वो फॉर एग्जांपल 6600 वोल्ट तक हमने जनरेट की, तो वो जो 6600 वोल्ट है ना, तो हम उसको स्टेप अप करते हैं बेटा, ताकि हमारे जो एनर्जी है वो लॉस ना हो। तो वो जो स्टेप अप करते हैं ना बेटा, काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज तक करते हैं बेटा। वो हम मान लो कि ये जो वोल्टेज होता है ना बेटा, लाखों में चले जाता है, 1,32,000 के करीब, 1,32,000। तो बेटा 6600 वोल्ट को हमने स्टेप अप किया है। तो बेटा ये अभी हम समझेंगे ये क्या रहा है प्रोसीजर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो इसको अभी थोड़ा सा पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे तो एक चीज़ समझ आ गई कि हाँ, कि नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स हमें ज़्यादा चाहिए नंबर ऑफ़ सेकेंडरी टर्न्स से, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलेगा। और हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर आता है बेटा, ये हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड में हमारे जो घरों में आता है बेटा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है। क्लियर है बेटा। अब बेटा यहाँ पे देखो, इसके बाद और क्या क्या वर्ड लिख सकते हो यहाँ पे बेटा। ये जो लेमिनेशन की ना, यहाँ पे ये जो फेरोमैग्नेटिक कोल है, इसके ऊपर लेमिनेशन की हुई है। यहाँ पे जो लेमिनेशन की हुई है ना, लेमिनेशन, ठीक है, वो बड़ी अच्छी, मतलब कि हम कह सकते हैं बड़ा प्यारा सा स्ट्रिप लगाया होता है, स्पेशल अलॉय का बना हुआ है, स्टील का, ठीक है। तो वो स्ट्रिप लगी होती है बेटा एक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वर्ड में लिख देता हूँ कि जो फेरोमैग्नेटिक कोर है, फेरोमैग्नेटिक कोर बेटा, हमने इसको क्या किया है बेटा, इसको हमने लेमिनेट किया है, सजा दिया, इसको सजाना, लेमिनेट किया है बेटा। लेमिनेट किससे किया है, हमने इसको स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील से। इसका हमें बेनिफिट क्या मिला बेटा, तो हमें इसका बेनिफिट ये मिला कि जो एनर्जी लॉसेस हो रहे थे इन द फॉर्म ऑफ हीट हो या कोई भी हो, हीट, साउंड एट्सेट्रा, तो वो रिड्यूस हो गए, ठीक है बेटा। तो ये वाली टर्म मिल गई हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो, ऐसे भी लिख दो बेटा, जो आउटडोर लगे होते हैं ना बेटा, जो आउटडोर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है, आउटडोर ट्रांसफार्मर्स, ये ऐड ऑन करना हो कर देना। दीज आर यूजली इमर्स्ड इन ऑयल, आपने अगर देखा हो तो, टू सिक्योर गुड इलेक्ट्रिकल insulation, good electrical insulation and a cooling medium as well, ठीक है। तो उसके बेनिफिट ही हैं बेटा अगर हम इसमें ऑयलिंग वगैरह भी करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है इसकी वर्किंग, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, वर्किंग। तो बेटा ऐसे है कि देखो, जैसे जैसे हमने क्या किया, प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स को चेंज करवाया, ठीक है, प्राइमरी कॉइल के करके यहाँ पे क्या हो रहा था, सेकेंडरी कॉइल में हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करवाया, ठीक है, ईएमएफ जनरेट करवाया। तो बेटा उसको स्टेप क्या लिखने हैं, जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया, ठीक है, तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने क्या किया, इस ऑल्टरनेटिंग करंट ने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, प्रोड्यूस किया, किसमें, लिंक्ड विद द सर्किट, लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सर्किट के साथ लगा हुआ, उसने उसको चेंज किया है, लिंक्ड विद द सर्किट
चेंजेस। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला बेटा? तो इससे हमें बेनिफिट मिला कि हमने क्या जनरेट किया, इंड्यूस किया, रिजल्ट्स क्या मिला हमें? रिजल्ट मिला इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी एज वेल एज इन द सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड। तो बेटा अब हम मान ले कि इफ़, इसको डॉट लाइन लगा लेना, इफ़ वी अज्यूम there is no loss of magnetic flux, the induced, तो कमाल की बात क्या होगी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉयल इज इक्वलेंट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉयल। तो बेटा यहाँ पे ऐसे मिल गया कि हाँ बेटा, अब ये देखो हमें ट्रांसफार्मर के बेनिफिट क्या है बेटा। अब देखो आजकल जो ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है बेटा, 99.9% तक की एफिशिएंसी मिल गई है, 90% तो मिल ही रही है, 99.9% तक एफिशिएंट है। तो क्यों ना फ़ायदा मिले इस चीज़ का, तो हम ऐसे वाले ट्रांसफार्मर ही यूज़ करते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप के बने होते हैं। ठीक है, ऐसी शेप के ट्रांसफार्मर के बेनिफिट्स, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। वो एफिशिएंसी भी पता करते हैं क्या होती है एफिशिएंसी। तो बेटा यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्राइमरी में हो, दैट इज़ इक्वलेंट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, दैट मस्ट बी इक्वलेंट टू इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच कॉयल ऑफ द, थ्रू ईच टर्न ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, थ्रू ईच टर्न ऑफ द प्राइमरी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, ई पी इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, चेंज इन फ्लक्स इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये वाली एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो ई एम एफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिख दो, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये हमने बेटा पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू फेराडेज सेकंड लॉ, दिस इज अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। ठीक है, फेराडेज सेकंड लॉ। और लेंस लॉ जो है वो क्या बता रहा है हमें, वो इसके साइन कन्वेंशन बता रहा है कि ये नेगेटिव साइन आया है। समझ? सिमिलरली बेटा, सिमिलरली अगर हम फिर से माने कि देयर इज़ नो लीकेज इन द सेकेंडरी कॉयल, तो फिर ईएमएफ जो आएगा इन द सेकेंडरी कॉयल दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डी फाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डी फाई बाय डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स तो सेम इंड्यूस होगा दोनों में। तो इसका मतलब इसको नामकरण दे दिया नंबर 1 नामकरण और इसका नंबर 2 नामकरण। तो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को रेशियो कर देते हैं, ई पी डिवाइड बाई ई एस दैट मस्ट बी इक्वलेंट टू एन पी डिवाइड बाई एन एस। समझ गए? बाकी तो कट जाएगा, क्लियर है। और उल्टा करके लिख देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी कट जाएगा। तो ई एस डिवाइड बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी। तो बेटा ये कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आ गई कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेकेंडरी में डिवाइड बाय इंड्यूस्ड ईएमएफ या अप्लाइड ईएमएफ इन प्राइमरी दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो बेटा ये जो टर्म आती है ना एन एस डिवाइड बाई एन पी, इसको हम डिनोट करते हैं के के साथ। और ये जो के होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ दिस सर्किट। तो बेटा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न दी होंगी, दोनों नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न दी होंगी, तो उनकी रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये याद रखना है, सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में क्या होगा बेटा, वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा, वोल्टेज इज रेस्ड, समझ गए, तो वोल्टेज इज रेस्ड मतलब कि प्राइमरी का जो वोल्टेज होगा दैट मस्ट बी लेस देन सेकेंडरी, मतलब कि सेकेंडरी का बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ देयर फोर ई एस डिवाइड बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी, इट मस्ट बी इक्वल टू के एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो बेटा इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सिमिलरली इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज क्या होगा बेटा, वोल्टेज वो रेस होगा कि कुछ और होगा बेटा इसमें, तो वोल्टेज इज लोअर्ड। अगर वोल्टेज लोड हो रहा है तो इसका मतलब ई पी मस्ट बी ग्रेटर देन ई एस। अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब कि के की वैल्यू जो आएगी दैट मस्ट बी लेस देन 1, समझ रहे हो, मतलब ई एस डिवाइड बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी दैट इज इक्वल टू के, और के इज लेस देन 1। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट रेशियो जो आपने याद रखनी है, ठीक है। के ग्रेटर देन 1 कौन सी कंडीशन में आएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, के लेस देन 1 कौन सी कंडीशन में आएगा, इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, समझ गए बेटा। अब देखो बेटा अगर हम बात करें नाउ इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड मतलब इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब है एनर्जी सप्लाइड टू द प्राइमरी, टू द प्राइमरी बेटा 1 डॉट लिखी जाऊँगा प्राइमरी के लिए, पर सेकेंड, केमिस्ट्री का वर्ड है पर सेकेंड। तो बेटा पर इसको आपने यूज़ नहीं करना, मैं तो शॉर्टकट के लिए लिख रहा हूँ ई पी आई पी। एंड सिमिलरली बेटा आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर ई पी मतलब कि एनर्जी ड्रॉन आउट ऑफ सेकेंडरी पर सेकेंड, मतलब सेकेंडरी 2 डॉट लिख देता हूँ पर सेकेंड, ठीक है। प्राइमरी में से जितना निकल रहा है और सेकेंडरी में से, प्राइमरी के लिए 1 डॉट, सेकेंडरी के लिए 2 डॉट, टर्शियरी के लिए 3 डॉट, तो ई एस आई एस, क्लियर। तो अब ये क्या बता रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की चीज़ सुनी होगी, टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे बेटा ऐसे कह सकते हैं कि इनपुट पावर, इनपुट पावर ठीक है, जो कि एनर्जी सप्लाइड पर सेकेंड है, दैट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर, क्लियर। तो इनपुट पावर इज ई पी आई पी दैट मस्ट बी इक्वल टू ई एस आई एस, तो इसका मतलब ई एस डिवाइड बाई ई पी दैट मस्ट बी इक्वल टू आई एस डिवाइड बाई आई पी, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई एस अगर बेटा बढ़ेगा तो आई एस घटेगा एंड वाइस वर्सा। बेटा स्टार्टिंग में यही तो हमने बताया था कि अगर सेकेंडरी बढ़ रहा है तो ईएमएफ बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी एंड वाइस वर्सा, समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ 10 व्हेन अगर बात करें आउटपुट वोल्टेज जो है ना अगर वो लार्ज हो, तो बेटा क्वेश्चन ये है कि आउटपुट करंट कैसा होगा, लार्ज होगा कि स्मॉल होगा, तो स्मॉल होगा, वेरी गुड, समझ पा रहे हैं ना बेटा। अगर सेकेंडरी करंट ई एस ज़्यादा है तो आई एस जो है वो कम हो जाएगा, इन्वर्सली की फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। ओह उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ई पी आएगा, अच्छा ठीक है, मास्टर ने गलती कर दी, मास्टर ने अपनी गलती को पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे ई एस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एस है बेटा, ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसका मतलब ई एस बढ़ेगा तो आई एस छोटा होगा एंड वाइस वर्सा। आउटपुट वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो आउटपुट करंट छोटा होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब बेटा अगर हम ऐसे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वेन एवर या वट एवर वी गेन द वोल्टेज, we stand to lose that much in current, समझ रहे हैं, जितना वोल्टेज हम गेन कर रहे हैं उतना ही करंट को हम लॉस कर रहे हैं।